नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 3 इश्यूज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में। हिंदू में 2 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित। इन दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करेंगे और एक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का आर्टिकल है इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित, उसको भी उसके पॉइंट्स भी ऐड करेंगे। तो आज हम इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का। सेंटर ने स्टेट्स को कहा है आपकी बोरोइंग लिमिट को हम इंक्रीज कर देंगे 3% से लेकर 5% तक, लेकिन आपको कुछ रिफॉर्म्स लाने होंगे। तो स्ट्रिंग्स अटैच कर दी गई हैं, कंडीशंस लगा दी गई हैं, जैसा आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। क्या ये चीज़ सही है या फिर गलत है? किन रिफॉर्म्स की मांग की गई है सेंटर के द्वारा स्टेट से, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है। और सबसे लास्ट में हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे ORF का, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और नेपाल के बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट पुराना है, लेकिन अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, माउंट कैलाश जो कि चाइना में है, माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए 2-3 रास्ते हैं भारत से। एक नथुला होके जो सिक्किम में है, काठमांडू होकर भी माउंट कैलाश की यात्रा की जा सकती है, और तीसरा जो रास्ता है, जो ट्रेडिशनल रास्ता है, वो है लीपू लेक पास से होकर। आप ये मैप देखिए, ये माउंट कैलाश चाइना में है और यहाँ पर है लीपू लेक पास। यहाँ से होकर माउंट कैलाश की यात्रा की जा सकती है, लेकिन ये जो रूट था ना, काफ़ी ज़्यादा पहले दुर्गम था। धारचूला से लेके लीपू लेक पास का ये रोड कहीं कहीं पर तो देखो था ही नहीं, इसलिए ट्रैकिंग करनी पड़ती थी तीर्थयात्रियों को, और कहीं कहीं पर रोड बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हुआ था। लेकिन हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस रोड का इनाग्रेशन किया। अब ये रोड मोटरेबल है, मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो इसलिए तीर्थयात्रियों को ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, 3 दिन का उनका समय बच जाएगा। लेकिन जैसे ही इस रोड का इनाग्रेशन किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, नेपाल ने प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। नेपाल ने कहा इस रोड का एक हिस्सा जो है वो लीपू लेक से होकर गुजरता है, जो नेपाल का हिस्सा है। तो इस प्रकार से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। कंट्रोवर्सी में बाद में क्या हुआ हम इस आर्टिकल के लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री क्या है इस बाउंड्री डिस्प्यूट की? देखो, 1816 की ट्रीटी ऑफ सोगाली से पहले नेपाली किंगडम के पास सतलुज रिवर तक का एरिया आता था। आप ये मैप देखिए, यहाँ पर ये सतलुज रिवर है और ये सारा एरिया भी नेपाली किंगडम के अंडर आता था। और नेपाली किंगडम कोशिश कर रहा था कि और भी एरिया पर कब्जा किया जाए, इसलिए नेपाली किंगडम के द्वारा रेड मारी जाती थी। उस समय ब्रिटिश रूल हुआ करता था हमारे देश में, तो ब्रिटिश साम्राज्य में नेपाली किंगडम के द्वारा रेड मारी जाती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने 1816 में नेपाली किंगडम को हरा दिया। तो उसके बाद ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सोगाली। ट्रीटी ऑफ सोगाली में यह डिसाइड हुआ था काली रिवर के वेस्ट में नेपाली किंगडम का कोई एरिया नहीं होगा। मतलब ब्रिटिश इंडिया और नेपाली किंगडम के बीच बॉर्डर बन गई थी काली रिवर के वेस्ट में जो भी एरिया आएगा उस पर कोई हक नहीं होगा नेपाली साम्राज्य का, और नेपाली किंग के जो आने वाले सक्सेसर्स होंगे वो भी क्लेम नहीं करेंगे काली रिवर के वेस्ट में आने वाले एरिया पर। ये काली रिवर है, ये बॉर्डर बन गया था नेपाली किंगडम और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। बाद में क्या हुआ? बाद में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में नेपाली किंगडम ने
ब्रिटिश फोर्सेस का साथ दिया। उस समय नेपाली किंगडम में रूल था जंग बहादुर राणा का, तो इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की क्रांति को दबाने में। तो ब्रिटिश साम्राज्य इससे खुश हो गया। ब्रिटिशर्स ने नेपाली किंगडम को कुछ एरिया लौटा दिया, जैसे कि नेपालगंज, कपिलवस्तु। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इवन उस समय 1857 में ब्रिटिशर्स ने गढ़वाल और कुमायूं का एरिया नेपाल को नहीं लौटाया था, इंक्लूडिंग काला पानी। इसका सबूत देखो, एक ये भी है, ब्रिटिशर्स लीपू लेक पास का इस्तेमाल किया करते थे तिब्बत और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी, जो काफ़ी पुरानी है, जिसका काम है मैप ड्रा करना, ये ब्रिटिश इरा के दौरान इस्टेब्लिश की गई थी। इस एजेंसी ने भी 1870s के बाद से लीपू लेक से लेके काला पानी तक का जो एरिया है उसको ब्रिटिश इंडिया में शो किया है। इवन नेपाल को कोई दिक्कत भी नहीं थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद नेपाल में कुछ समय के लिए राणा रूलर्स का रूल था और कुछ समय के लिए किंग्स का भी रूल था, लेकिन इन्होंने कभी भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया इस मैप पर। इवन देखो 1954 में हमारा जो चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें जिन पासिस पर सहमति बनी थी कि इन पासिस के थ्रू इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड होगा, उनमें से एक पास लीपू लेक पास भी था। इस एग्रीमेंट को रीएफर्म भी किया गया था 2015 में। 1981 में चाइना ने इस रूट को खोल दिया ताकि भारत से वो तीर्थयात्री जो माउंट कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं, इस पास से होते हुए वो माउंट कैलाश तक पहुंच के चाइना ने ये रूट ओपन कर दिया था 1981 में। तो इस प्रकार से हमने पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट का बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब हम जानते हैं कि कंट्रोवर्सी जनरेट होने के बाद क्या कुछ हुआ, दोनों देशों का रिस्पॉन्स क्या रहा। नेपाल ने देखो रोड के इनाग्रेशन के बाद प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। नेपाल में कुछ प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद हाल ही में नेपाल की सरकार ने एक नया मैप रिलीज़ किया जिसमें इस पूरे काला पानी एरिया को नेपाल में दर्शाया गया है। नेपाल ने काला पानी के पास नेपाली फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया है। और देखो जिस मैनर में नेपाल ने काला पानी के नज़दीक नेपाली फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सहायता से फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है जैसे कुछ खतरा हो। इवन नेपाल के प्रधानमंत्री KPS ओली ने इंडिया के खिलाफ काफ़ी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने कहा कि चाइना और इटली से जो ये नोवल कोरोना वायरस आ रहा है उससे इतना खतरा नहीं है, इंडियन वायरस से ज़्यादा खतरा है। मतलब ये काफ़ी लैंग्वेज हार्श है, क्योंकि देखो वायरस इंडिया का कोई अलग नहीं है। जो भी वायरस ओरिजिनेट हुआ है वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि इटली में जाके वायरस ने अपने आप में परिवर्तन ले आया हो, म्यूटेट कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडियन वायरस वर्ड इस्तेमाल करना ये गलत है। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार नेपाल की सरकार ने इतना सख्त रवैया आखिरकार अपनाया क्यों? इसके पीछे देखो, वैसे हमारे आर्मी चीफ बोलते हैं किसी और का हाथ है, इशारा चाइना की तरफ। लेकिन आज के जो राइटर हैं उनका ये ओपिनियन है कि हमारे आर्मी चीफ को इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होते हैं और ख़राब रिलेशंस का फ़ायदा और ज़्यादा उठाया जा सकता है दूसरे देशों के द्वारा, जैसे चाइना। राइटर कहते हैं नेपाल की सरकार ने ये जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अपनाया है, इसके पीछे एक ही रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, वो है पॉलिटिक्स। अभी देखो ओपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है नेपाल में, और दूसरा नेपाल के प्रधानमंत्री KPS ओली की कुर्सी भी खतरे में आ गई, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में जो दूसरे लीडर्स हैं वो ये मांग उठा रहे थे कि KPS ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। तो KPS ओली ने क्या किया, नेशनलिज्म को एकदम से नेपाल में इन्वोक कर दिया ताकि लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाए और इस नेशनलिज्म के चक्कर में वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर पाएं। जैसे देखो हमारे देश में पाकिस्तान का यूज़ किया जाता है नेशनलिज्म को इन्वोक करने के लिए, उसी प्रकार से नेपाल में
इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, यह साबित करने के लिए कि हम ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। और वही कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली। लेकिन देखो, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि केपीएस ओली तो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, आज नहीं तो कल ये प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। लेकिन इनके जो सक्सेसर्स होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने अपना अब मैप है वो रिलीज कर दिया। अब नेपाल का अगला जो प्रधानमंत्री होगा उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो इस मैप से कम पर मानने में सक्षम नहीं होंगे। अगर वो इस मैप से कम पर मानेंगे तो नेपाल में फिर से नेशनलिज्म हावी हो जाएगा कि भैया आपने तो ये एरिया इंडिया को दे दिया, हमारा तो मैप वो है जब केपीएस ओली ने रिलीज किया था, वो हमारा मैप असली मैप है। इसलिए इन्होंने ये गलत किया मैप रिलीज करके। वैसे हमारे तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया वो ये है कि नेपाल के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इन्हीं अच्छे रिलेशंस की स्पिरिट में ये जो बाउंड्री इशू है ये डिप्लोमेटिक डायलॉग की सहायता से सुलझा लिया जाएगा। ये रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अब हम देखो थोड़ा सा ये जानते हैं कि किस प्रकार से बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने की कोशिश की गई है पास्ट में। देखो, नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप ये 1981 के बाद से ही काम कर रहा है बाउंड्री इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए। और ऑलमोस्ट 98% जो बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच उस पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ ये दो ही डिस्प्यूट्स हैं, दो ही पॉइंट्स पर, एक काला पानी जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, एक सुस्ताम। ये यहाँ पर छोटा सा विलेज है जो हमारे अनुसार बिहार के वेस्ट चंपारण में आता है, जबकि नेपाल के अनुसार ये गांव हमारी टेरिटरी में आता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर डिस्प्यूट है। ये सिर्फ देखो 2% बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है कि जिसको लेकर डिस्प्यूट हो, सिर्फ थोड़ा सा एरिया है। लेकिन देखो, अनफॉर्चुनेटली इन दो डिस्प्यूटेड एरियाज पर विवाद सुलझाने के लिए पिछले कुछ समय में कोई खास एक्टिविटी हुई नहीं है। 2014 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे सुशील कोइराला और भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो दोनों ने रिस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरीज को बोला था कि आप एक्सेप्टेबल डेट पर मिलिए और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने की दिशा में आगे बढ़िए। बट ऐसी कोई मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरीज की अभी तक नहीं हुई है। कुछ गलती तो देखो हमारी भी है। 2 हफ्ते पहले जब नेपाल में ये इशू बहुत ज़्यादा गर्मा गया था, तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स ये रहा कि जैसे ही ये महामारी ख़त्म हो जाती है हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और इस डिस्प्यूट को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। बात देखो ये है, ये डिस्प्यूट नेपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आपको दूसरे देश के कंसर्न्स को समझना चाहिए। मतलब ये बात सही है, इंडिया कोई जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन नेपाल में तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है ना, तो आप उनके कंसर्न्स को थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करते कि हाँ जल्द ही हम म्यूचुअल डेट पर मिलेंगे और नेपाल के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। इवन पिछले साल नवंबर में भी ओली गवर्नमेंट ने ये ऑफर दिया था कि हम एक पॉलिटिकल एनवॉय को भेजते हैं न्यू दिल्ली में ताकि इस डिस्प्यूट को एड्रेस किया जा सके, लेकिन हमने इस प्रपोजल को नहीं माना था। राइटर का देखो ये मानना है कि नेपाल के साथ ये जो 2 छोटे छोटे एरियाज पे डिस्प्यूट है ना, काला पानी और सुस्ताम, ये कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के बाउंड्री इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। सिचुएशन ये थी, मान लीजिए ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो बांग्लादेश की साइड कुछ एनक्लेव्स थे इंडिया के और इंडिया की साइड कुछ एनक्लेव्स थे बांग्लादेश के। तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बाउंड्री इशू भी इंडिया और बांग्लादेश ने मिलके सुलझा लिया। तो नेपाल के साथ जो डिस्प्यूट है वो तो आसानी से सोल्व किया जा सकता है। और इंडिया देखो इस मामले में इंडिया का रुख बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, मतलब सख्त रुख इंडिया नहीं अख्तियार करता है। इंडिया अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल की खाड़ी में कुछ मैरीटाइम बाउंड्री इशू था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया बांग्लादेश के हक में और इंडिया ने उस फैसले को मान लिया, जबकि देखो इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने
फिलीपींस और चाइना के बीच जब मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट था और फैसला दिया था फिलीपींस के पक्ष में, तो चाइना ने साफ तौर पे मान लिया था कि भैया हम इस परमानेंट कोर्ट को नहीं मानते, तो इसकी जुरिडिक्शन को हम नहीं मानते, इनके वर्डिक्ट को हम नहीं मानते। लेकिन इसी परमानेंट कोर्ट के वर्डिक्ट को इंडिया ने मान लिया, और जबकि वो फैसला इंडिया के खिलाफ था। ये चीज़ें देखो साबित करती हैं कि इंडिया का जो एटीट्यूड है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है। लास्ट में राइटर के द्वारा बोला जाता है, देखो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। इंडिया की लीडरशिप, इंडिया के लोग नेपालीज पीपल की प्राइड की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम पहचानते हैं। इवन जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि नेपाल साउथ एशिया में एकमात्र इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है। मतलब नेपाल एक ऐसा देश जिसे साउथ एशिया में कभी गुलाम नहीं बनाया गया। नेपाल के लीडर्स ने हमारे इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में योगदान दिया, और एकमात्र ऐसा मौका रहा जब फॉरेन ट्रूप्स को हमारे देश की धरती पर डिप्लॉय किया गया, वो था 1948-49 में, जब हमारी जो फोर्सेस थी वो अलग अलग एरियाज़ में डिप्लॉयड थी। तो पहली बार आज़ादी के बाद फॉरेन फोर्सेस को हमारे देश में डिप्लॉय किया गया था। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल्चर मैच करते हैं हम, हिस्ट्री मैच करते हैं, ज्योग्राफी मैच करते हैं। दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है इसे रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशनशिप है वो पिछड़ जाती है। तो अभी देखो आवश्यकता ये है कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं बाउंड्री डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए, उन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि रिलेशनशिप को और ज़्यादा खराब होने से रोका जाए। इससे पहले कि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जारी करें, इससे रिश्ते खराब हों, डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स का, टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया को ये मामला और ज़्यादा नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि नेपाल जो है वो सेंसिटिव है। इस मैटर पर हमें नेपाली सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स के ऊपर बोरोइंग कंडीशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो अभी कोविड-19 की महामारी के कारण स्टेट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। स्टेट्स मांग कर रहे हैं सेंटर से, आप हमारी जो बोरोइंग लिमिट है उसे इंक्रीज कर दीजिए। अभी देखो स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट है 3% ऑफ जीडीपी। तो सेंटर ने स्टेट्स की रिक्वेस्ट को मान लिया। सेंटर ने कहा हम आपकी उधार लेने की जो लिमिट है इसे कर देंगे 5% ऑफ आपके स्टेट की जीडीपी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, आपको कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे, और जैसे जैसे आप रिफॉर्म्स लाते जाओगे आपकी जो ये बोरोइंग लिमिट है वो इंक्रीज होती जाएगी। 3.5% आपकी बोरोइंग की लिमिट हो जाएगी। इसको लेके आपको कोई रिफॉर्म लाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 0.5% आपकी बोरोइंग लिमिट तो हम वैसे ही इंक्रीज कर देंगे, लेकिन उसके बाद ये सब रिफॉर्म्स आप लेके आओगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज करना, वाटर के यूज़ पर चार्जेस लगाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू को इंक्रीज करना ताकि उनके लॉसेस को कम किया जा सके और वो प्रॉफिटेबल हों। इसके अलावा किसानों को अगर आप सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हो तो पहले उनसे पैसा वसूल लीजिए, लेकिन बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आपको लग रहे हैं, लेकिन मेनली ये 4 ही रिफॉर्म्स हैं। एक म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है, तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से संबंधित है, और चौथा राशन कार्ड से संबंधित है। तो कंडीशंस ये रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के ऊपर, जैसे जैसे आप एक रिफॉर्म लाते जाओगे आपकी बोरोइंग लिमिट 0.25% इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इसका काफ़ी सारे स्टेट्स ने विरोध किया है। इससे पहले हम विरोध को डिस्कस करें, इन रिफॉर्म्स को थोड़ा हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म राशन कार्ड से संबंधित है। बोला यह गया है स्टेट्स को कि आप सभी आधार कार्ड्स को राशन कार्ड के साथ सीड कर दीजिए, मैप कर दीजिए। अभी देखो 12 स्टेट्स में ट्रायल के तौर पे एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि पीडीएस शॉप्स पर
लोग जाएं जो बेनिफिशरीज हैं वो, क्योंकि उनका राशन कार्ड ऑलरेडी मैप्ड है आधार कार्ड से, तो अंगूठा लगा के वो राशन प्राप्त कर सकते हैं, अंगूठा लगा के या फिर किसी प्रकार की और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से। तो इससे लीकेज जो है पीडीएस में उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। अभी देखो ये सिर्फ 12 स्टेट्स में स्कीम ट्रायल के तौर पर इंप्लीमेंट की जा रही है। पीडीएस शॉप्स पर पीओएस यानी पॉइंट ऑफ स्केल मशीन लगी होती है, वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है बेनिफिशरी के द्वारा और उसको अनाज मिल जाता है। तो प्लान ये है अब इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाए। स्टेट्स ये इंश्योर करें सबके पास राशन कार्ड हो, कोई बेनिफिशरी है या फिर नहीं है, और सबका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ मैप हुआ हो। इससे देखो जो एक एम्बिशियस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में भी आसानी होगी। अभी तो वैसे इस स्कीम की जो डेडलाइन है वो शिफ्ट कर दी गई है मार्च 2021, पहले ये डेडलाइन थी जून 2020। इसके बाद बात करें नेक्स्ट रिफॉर्म की, वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। कंडीशन ये रखी गई है सेंटर के द्वारा स्टेट्स के ऊपर कि आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रॉफिटेबल कंडीशन में लेके आओ। देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कंडीशन को सुधारने के लिए सेंटर ने पहले भी एक स्कीम चलाई थी, उदय स्कीम, लेकिन ये स्कीम ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इस स्कीम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कंडीशन ज़्यादा अच्छी हुई नहीं। होता क्या है, विभिन्न स्टेट्स किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सस्ती रखते हैं, सब्सिडी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और काफ़ी सारे स्टेट्स में तो किसानों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलती है। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे किसान चूंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है या फिर बिल्कुल औने पौने दामों पर मिल रही है तो फ्री की कदर नहीं होती। वैसे ही ट्यूबवेल चलता रहता है, इससे ना सिर्फ बिजली का नुकसान होता है बल्कि पानी का भी नुकसान होता है। पैसे तो लग नहीं रहे, पानी भी सस्ता, बिजली भी सस्ती, तो बस ट्यूबवेल चलता रहता है। इससे बल्कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती है, सोइल इरोजन भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो स्टेट्स किसानों को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन शुरुआत में ना देकर बाद में दीजिए। शुरुआत में जितना खर्च आ रहा है उतने ही पैसे वसूले जाएं किसानों से, लेकिन उन किसानों को आप राहत पहुंचाने चाहते हो तो बाद में उनके खातों में आप डायरेक्टली पैसा डाल दो। समझ गए? मतलब एक बार तो किसान पूरा बिजली का बिल दे जितना बनता है, लेकिन बाद में उन किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाए। कम से कम उन किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं या फिर कंज्यूमर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, कम से कम पता तो लगे कि कितना ज़्यादा कॉस्ट आ रही है इलेक्ट्रिसिटी पर। ये तो बाद में स्टेट गवर्नमेंट आपकी तरफ से पैसा दे रही है, तब जाके आपको फ़ायदा हो रहा है। इससे उनको थोड़ा कदर होगी इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रिसिटी की बचत की जा सकेगी। इवन पानी से संबंधित रिफॉर्म भी है, ये रहा यहाँ पर। अभी देखो ज़्यादातर स्टेट्स में पानी भी फ्री है, कुछ स्टेट्स के द्वारा पानी के चार्जेस वसूले जाते हैं लेकिन वो भी बिल्कुल कम। तो आवश्यकता ये है कि म्यूनसिपैलिटीज़ पानी और सैनिटेशन के चार्जेस कंज्यूमर से वसूलें। इससे म्यूनसिपैलिटीज़ को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि पानी की कदर भी होगी, पानी की वेस्टेज भी कम होगी। सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी यूजर से फिक्स्ड यूजर चार्जेस वसूले जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है। देखो अर्बन लोकल बॉडीज के पास हमेशा रेवेन्यू की कमी होती है। उनके पास हालांकि कुछ रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जिनको वो मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। उनमें से एक है प्रॉपर्टी टैक्स। देखो पिछले कुछ सालों में अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं इंक्रीज किया गया है म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा। तो ये कंडीशन रखी गई है बोरोइंग लिमिट इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी के दामों के अनुकूल होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो म्यूनसिपैलिटीज़ प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज करेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो कर सकते हैं अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट लाने के लिए। और सबसे लास्ट में जो कंडीशन रखी गई है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने की है। कहा गया है स्टेट्स को कि आप शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट लाइए ताकि ऑटोमेटिक लाइसेंस का रिन्यूअल हो और ये नॉन डिस्क्रिशनरी हो।
काफ़ी बार रेड टेपिज्म आ जाता है, जैसे फर्म्स पर कंडीशन रख दी जाती है, हम आपका लाइसेंस रिव्यू करेंगे अगर आप हमको रिश्वत देते हैं। लेकिन ये नॉन डिस्क्रिशनरी होना चाहिए और ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसके लिए एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस इस्टेब्लिश की जा सकती है। इस चीज़ को आप 31 दिसंबर 2000 से पहले इंप्लीमेंट कीजिए। 2000 नहीं, 2020 से पहले इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये 4 रिफॉर्म्स हैं मेनली जो सेंटर के द्वारा कहा गया है स्टेट्स को, आप ये लेके आइए। अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपकी बोरोइंग लिमिट इंक्रीज करते जाएंगे 0.25% से। अब देखो, काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है, खास करके साउथ इंडिया के स्टेट्स के द्वारा इन कंडीशंस का। स्टेट्स का कहना है कि देखो भैया, ऐसी कंडीशंस तो IMF के द्वारा रखी जाती हैं, आप स्टेट्स के ऊपर ऐसी कंडीशंस रख रहे हो, ये गलत है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। संविधान ने आपको ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दी है, आप उनका मिसयूज मत कीजिए स्टेट्स के पॉलिसी एरियाज में घुसने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट ये बोला जाता है, देखो इन रिफॉर्म्स का फायदा नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म में होगा। तो अभी आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हो एकदम से इस सिचुएशन में इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, स्टेट्स को इमीडिएट असिस्टेंस की आवश्यकता है, इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमज़ोर होगी अगर हमें इमीडिएट असिस्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन इन रिफॉर्म्स के पक्ष में भी काफ़ी पॉइंट्स दिए जाते हैं। देखो, लंबे समय से मांग चल रही थी इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की और अभी समय बिल्कुल उपयुक्त है। और इनमें से कोई भी रिफॉर्म ऐसा नहीं है जिसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, या फिर ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं है जिससे स्टेट्स के हित प्रभावित होते हों। इन सभी रिफॉर्म से स्टेट को फायदा होगा और ये स्टेट्स भी जानते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगी अगर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, और डेट सस्टेनेबल होगा। मतलब ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं तो स्टेट्स ऐसी कंडीशन में होंगे कि वो अपना डेट चुका भी सकेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो रिफॉर्म्स तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टेट्स को थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो इन रिफॉर्म्स को अपनी सुविधा के हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकें। बिकॉज कुछ स्टेट्स ऐसी कंडीशन में हैं जो इन रिफॉर्म्स को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स की कंडीशन खराब है, वो इन रिफॉर्म्स को आसानी से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। जो कंडीशंस अभी लगाई गई हैं सेंटर के द्वारा स्टेट्स के ऊपर बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यह आर्टिकल लिखा गया है आदित्य कुमार सिंह के द्वारा। बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच बंटवारा हुआ 1947 में। उसके बाद से ही अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बना रहता है, छिटपुट गोलाबारी होती रहती है समय समय पर। वैसे तो 2003 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच, लेकिन इस सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन होता रहता है। दोनों देशों ने अभी तक 4 बार युद्ध लड़ा है, लेकिन पाकिस्तान अपने जिद्दी रवैये से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान लगातार अपने वहाँ से इंडिया में आतंकवादियों को इनफिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान की इन्हीं आदतों की वजह से पाकिस्तान को टेररिस्तान यानी लैंड ऑफ टेररिस्ट भी कहा जाने लगा है। देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले जब पंजाब में इंसर्जेंसी थी तो पाकिस्तान वहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करता था, लेकिन आज पंजाब के हालात अच्छे हैं तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा करने की कोशिश लगातार करता रहता है। और देखो, वैसे होता ये है, अलग अलग स्टेट्स के साथ, अलग अलग देशों के साथ कोई देश अलग अलग रणनीति अपनाता है, लेकिन पाकिस्तान की जो रणनीति है अपने पड़ोसी देशों को कमज़ोर करने की वो सेम है। जैसे अफगानिस्तान को पाकिस्तान कमज़ोर करने की कोशिश करता है तालिबान को समर्थन देके, और इंडिया में भी पाकिस्तान कई सारे आतंकी संगठन को समर्थन देता है और इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता है, जैसे USA का प्रेशर या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेशर, तो पाकिस्तान कुछ स्टेप्स लेता है
दिखावा करने के लिए कि उसने टेररिज्म के खिलाफ एक्ट किया है। अदरवाइज देखो, ये जो आतंकी संगठन है जिनको इवन यूएन ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, जैसे लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं, कोई और फ्रंट ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन अपनी एक्टिविटीज को पाकिस्तान में कैरी आउट करते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जिसके परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ते हैं। सबसे पहला रीजन, कश्मीर के साथ ऑब्सेशन। जब से देखो इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तब से लेके पाकिस्तान का कश्मीर के साथ ऑब्सेशन है। 1948 में, उस समय पाकिस्तान में घरेलू हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे, तो ध्यान भटकाने के लिए कबीलाई इलाके के लोगों को पाकिस्तान की उस समय की सरकार ने इंडिया में भेजा, कश्मीर में भेजा, ताकि कश्मीर पे कब्जा किया जा सके। तो उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और हमारी जो मिलिट्री है वो कश्मीर में पहुंची और उन कबीलाई इलाकों के लोगों को खदेड़ दिया गया, लेकिन पूरा नहीं खदेड़ा जा सका था। मीनवाइल सीज फायर साइन हो गया था। तो जब सीज फायर साइन हुआ, जितना एरिया कश्मीर का पाकिस्तान के पास था, वो एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान का ऑब्सेशन है कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास हो और इंडिया से कश्मीर को छीन लिया जाए। ये ऑब्सेशन अभी तक पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान रोग स्टेट की तरह एक्ट करता है। स्टीफन कोहेन, ये देखो काफी फेमस राइटर हैं, ये बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में कि फेलियर ऑफ विजन। फेलियर ऑफ विजन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद पाकिस्तान में कोई क्रेडिबल सिविलियन लीडरशिप नहीं इमर्ज होकर आ सकी। देखो, जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के पास रिलेटिवली ज्यादा मिलिट्री पर्सनल चले गए। मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे, तो बंटवारा होने के बाद ज्यादा मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान के पास चले गए। उतने तो माइग्रेंट्स नहीं गए इंडिया से पाकिस्तान में। प्रपोर्शन की हम बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप मैच करो कि सिविलियंस कितने गए थे, मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान के पास कितने गए थे, नहीं, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, आजादी के बाद जिन लीडर्स ने, पाकिस्तान के लीडर्स ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान का आइडिया उन्होंने सोचा था, उस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आई, उन्होंने अपना ही पाकिस्तान का आइडिया पाकिस्तान के नेशन पर इंपोज कर दिया। हालात खराब हो गए और इसी बीच पाकिस्तान की मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट को सत्ता से बेदखल कर सत्ता पर पाकिस्तान की मिलिट्री काबिज हो गई। मतलब वहां पे कू हो गया था। तो असल में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकी। ज्यादा मिलिट्री पर्सनल आजादी के बाद पाकिस्तान में चले गए थे, इस वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री शुरू में ही पाकिस्तान में हावी होना स्टार्ट हो गई। तो ये एक रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन, देखो पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के साथ पैरिटी चाहता है। पाकिस्तान चाहता है हम हर मामले में इंडिया के बराबर हों। जैसे देखो, इंडिया में हम अपने आप को कंपेयर करते हैं यूएसए के साथ, चाइना के साथ, उसी प्रकार से पाकिस्तान का यूएसए चाइना से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हर चीज में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, हर चीज में पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से कंपेयर करता है। लेकिन देखो, सबसे ज्यादा जो फोकस है पाकिस्तान का वो डिफेंस पर है। इसी वजह से पाकिस्तान डिफेंस में इंडिया के बराबरी करने के चक्कर में बाकी सभी इंडिकेटर्स में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान में काफी खराब हैं, वाटर की कमी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी तरह से ठप है, रेडिकलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में। और ये सब किस लिए हुआ है? ये सब इसीलिए हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया से डिफेंस में बराबरी चाहता है। इसी वजह से आतंकवाद को प्रमोट करता रहता है इंडिया को कमजोर करने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है हमेशा एक डर दिखाती है पाकिस्तान के लोगों को, हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया हमारी एग्जिस्टेंस को मिटा देगा।
मतलब हमारी जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। इस प्रकार का डर पाकिस्तान की मिलिट्री दिखाती है पाकिस्तान के लोगों को अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। जैसे एक एग्जांपल बार बार मैं आपको देता हूं एडिटोरियल के डिस्कशन में, जब भी देखो पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा नहीं होने देती। पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवादियों को पुश करती है, आप इंडिया में अटैक कीजिए, कोई हमला कीजिए, बम ब्लास्ट कीजिए। तो जैसे ही इंडिया में कोई अटैक होता है, इंडिया की सरकार पर प्रेशर आ जाता है कि वो बातचीत को बंद करे, क्योंकि देखो इंडिया एक डेमोक्रेसी है। हमारे देश में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा, उस सिचुएशन में अगर हम पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सरकार से डिमांड करेंगे ना कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहे हो, और जबकि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करवा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद हो जाएगी, और यही पाकिस्तान की मिलिट्री चाहती है। नेक्स्ट रीजन पाकिस्तान के रोग स्टेट होने का, देखो पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री और कल्चर को इंडिया से अलग करके दिखाना चाहता है। पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री को अरब कंट्रीज के साथ जोड़ के देखता है, जबकि देखो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो अरब कंट्रीज के साथ नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ है। आप देखिए अब पाकिस्तान क्या करता है, आज के समय में खुदा हाफिज कहने के बजाय अल्लाह हाफिज ज्यादा प्रचलित है पाकिस्तान में। रमजान की जगह रमादन ज्यादा प्रचलित है पाकिस्तान में, और यह शब्द कहां प्रचलित है ज्यादा, अरब स्टेट्स में। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि देखो पाकिस्तान की हिस्ट्री हमारे साथ अटैच्ड है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है हमारी अलग से आइडेंटिटी हो, हमें अरब कंट्रीज से जोड़ के देखा जाए। इसी वजह से पाकिस्तान जब नई नई मिसाइल्स का टेस्ट करता है तो पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स का नाम देता है गजनी, गोरी। ऐसा करके पाकिस्तान अलग से अपनी आइडेंटिटी को अरब कंट्रीज के साथ जोड़ के दिखाना चाहता है। तो पाकिस्तान की ये सब जो नीतियां हैं, इसकी वजह से हुआ क्या है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से चरमरा गई है। देखो कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, अगर पाकिस्तान ने आजादी के बाद अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया होता तो पाकिस्तान आज बहुत आगे निकल गया होता, क्योंकि पाकिस्तान के पास लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लोकेशन का ही एडवांटेज है कि यूएसए ने पहले पाकिस्तान की मदद की ताकि अफगानिस्तान से यूएसएसआर को खदेड़ा जा सके, यूएसएसआर के इंटरवेंशन को अफगानिस्तान में खत्म किया जा सके। लोकेशन का ही एडवांटेज है कि 2001 के बाद यूएसए ने पाकिस्तान की काफी मदद की ताकि पाकिस्तान यूएसए की मदद करे वार ऑन टेरर में। लेकिन बावजूद इसके, इतनी ज्यादा मदद हासिल करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2019 में पिछले 30 सालों में 13वां बेल आउट पैकेज हासिल किया। पाकिस्तान मदद हासिल करने की कोशिश करता है ना सिर्फ यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई से, बल्कि आईएमएफ से भी। जैसे ही देखो कोविड-19 की महामारी आई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पहली स्टेटमेंट ये थी कि कर्ज माफ कर दो, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है ही इतना ज्यादा कि उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान खुद दोषी है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया क्या करे पाकिस्तान से निपटने के लिए, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। देखो हमने हर एक रणनीति अपना के देख ली पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। हमने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, हमने मिलिट्री वेज भी अपनाए, ये इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर ना करे, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन हम पाकिस्तान को रोक पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। 26/11 हमले के बाद हमने ज्यादा फोकस किया है डिप्लोमेटिक वे पे और कवर्ट ऑपरेशंस पे। जब उरी हमला हमारे देश में हुआ उसके बाद हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया, और उसके बाद पुलवामा हमले के बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की। इसका देखो एक फायदा कुछ समय के लिए हुआ, पाकिस्तान बार बार हमें न्यूक्लियर हथियारों पे ब्लैकमेल करता था, तो पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर ब्लफ था उसको हमने क्रैक कर दिया। मतलब हमेशा पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल किया करता था, अगर पाकिस्तान की धरती पर आकर किसी प्रकार का ऑपरेशन इंडिया ने कैरी आउट करने की कोशिश की तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रकार की धमकी पाकिस्तान देता था। लेकिन उरी हमले के बाद और पुलवामा हमले के बाद हमने जो स्ट्राइक्स कैरी आउट की,
हमने सीधा तौर पे पाकिस्तान को सिग्नल दे दिया कि भैया करिए, आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। ऐसा सिग्नल हमने पाकिस्तान को देने की कोशिश की। देखो कुछ समय के लिए तो हालात ठीक ठाक रहे, हमने सोचा कि डेटरेंस क्रिएट होगा, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करना बंद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो राइटर एक सजेशन ये देते हैं, देखो डेटरेंस का असर पाकिस्तान पर होता ही नहीं है, तो हमें एक कोहेरेंट, डिसाइसिव, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी पाकिस्तान से डील करने के लिए। और इस प्रकार की हम प्लानिंग करें जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग्स शामिल हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हों, जिसमें कवर्ट ऑपरेशन शामिल हों, ओवर्ट ऑपरेशंस भी शामिल हों। किसी और आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जिसमें डिफेंसिव ऑफेंस जैसा कंसेप्ट शामिल है कि पाकिस्तान अगर कश्मीर में अगर अटैक करता है तो उसकी कीमत पाकिस्तान को ओवर्ट कोऑपरेशन की सहायता से बलूचिस्तान में चुकानी पड़े। हालांकि देखो इस प्रकार की बातें इनडायरेक्टली लिखनी होती है आंसर्स में। जैसे आपने कोवर्ट ऑपरेशन लिख दिया तो एग्जामिनर जो है वो समझ जाएंगे कि कोवर्ट ऑपरेशन लिखने का यहां पे क्या मतलब है। इसके अलावा देखो राइटर एक और इंपॉर्टेंट बात ये बोलते हैं, हमें वहां वार करना होगा जहां पे पाकिस्तान की दुखती रग है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपने आप को काफी प्राउड महसूस करवाती है। अगर हमने ऐसे ऑफेंसिव ऑपरेशन और कैरी आउट किए फ्यूचर में, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स या फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स, इससे पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है वो कम होगी। लेकिन हां, इतना जरूर ध्यान रखना है कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा वार की तरफ पुश नहीं करना है कि पाकिस्तान युद्ध स्टार्ट कर दे इंडिया के साथ। मतलब हमें पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रेस्टीज को कम करना है पाकिस्तान के लोगों की नजरों में। और जैसा हमने डिस्कस किया वो हम कर सकते हैं इस प्रकार के ऑपरेशंस को कैरी आउट करके। तो हम अपने आप पे कोई ऑब्लिगेशन ना लगाएं। जैसे देखो पहले इंडिया की एक नीति थी कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के दौरान हमने इस नीति को छोड़ दिया। तो फ्यूचर में भी जहां पाकिस्तान की मिलिट्री की कमजोरी है हमें वहां पर पाकिस्तान पर वार करना होगा। इसके साथ साथ हमें देखो टू प्रोन्ड स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। एक तरफ हमारी जो मिलिट्री है वो डिसाइसिव एक्शन ले, जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था यूएसए की मिलिट्री के द्वारा, उस प्रकार का ऑपरेशन हम भी चलाएं। हम हमारी मिलिट्री को कैपेबल बनाएं और ज्यादा, ताकि ऑफेंसिव ऑपरेशंस चलाए जा सके। दूसरी तरफ एसिमेट्रिक एलिमेंट पर भी ध्यान देना होगा। एसिमेट्रिक एलिमेंट में देखो सब कुछ आ जाता है, जैसे इंफॉर्मेशनल वारफेयर, साइबर वारफेयर, ये सब चीजें आ जाती हैं एसिमेट्रिक एलिमेंट में। पाकिस्तान ये सब अब हमारे देश में करने की कोशिश कर रहा है। इंफॉर्मेशन वारफेयर के काफी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे पाकिस्तान की एक मिलिट्री आर्म है ISPR, वो इस प्रकार के वीडियोस जानबूझ के पोस्ट करती है इंडिया में कि इंडिया के जो जवान हैं वो नाराज हैं। ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशनल वारफेयर का एक हिस्सा है। तो हमें भी इन एलिमेंट्स को प्रोएक्टिवली पहचानना होगा और इन डोमेन्स में पाकिस्तान को जवाब देना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।